ऐसा पक्ष है आपकी परीक्षा का जिसमें कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है व्याख्या करते समय कि कवि और कविता के नाम जो हैं वो बिल्कुल आपके ज़हन में होने चाहिए, एकदम सही सही, क्योंकि कविता और कवि ये दोनों चीज़ें जब सही होंगी तब आपको पूरे नंबर वहीं से मिलने शुरू होते हैं। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पेपर चेक करने वाला व्यक्ति है वो देखता है तो सबसे पहले आपके ऊपर जो कविता है उसकी जानकारी सही दी है या नहीं दी है, या कवि है उसका सही नाम आपने लिखा है या नहीं लिखा है, यही देखता है। इसके बाद जो है आपको हम व्याख्या के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए बिहारी हैं या कबीर हैं या सूर हैं या तुलसी हैं या अन्य कवि हैं, इनका एक छोटा सा परिचय जो है आप तैयार कर लें कि ये किस काल के कवि हैं, कौन से विचारधारा के हैं, क्या इनकी मतलब वैचारिकी है, इसको लेकर के आप पहले एक छोटी सी भूमिका तैयार कर लें। उसके बाद जो है इनकी कुछ रचनाएं याद कर लें कि इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं और उनमें से ये एक प्रमुख रचना है और उसी से उद्धृत यह व्याख्या है। आप लोग क्या करते हैं कि पुराने जो ढर्रे हैं जो 12th तक करते आए हैं उनको छोड़ दीजिए, 10th तक करते आए हैं उनको छोड़ दीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस तरीके की भूमिका जो है आप बिल्कुल नहीं लिखे, कवि का परिचय लिखे, कवि के थोड़े से रचनाओं का परिचय लिखे और उनमें से एक महत्वपूर्ण ये पक्ष है, इसकी चर्चा आप करें। तो जब आप कवि और कविता के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख देंगे तो आप जो हैं उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर बढ़िए और सबसे पहले आप जो हैं शब्दगत व्याख्या कर लीजिए, सीधी सीधी एक व्याख्या कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दोहा है ही आपके सिलेबस का, उसी के उदाहरण ले रहा हूँ। ये दोहा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत, तो मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननुई सब बात। अब इसकी एक सीधी सीधी व्याख्या है कि नायक और नायिका जो है एक भवन में बैठे हुए हैं और वो जो हैं एक दूसरे को सारी प्रेम की अभिव्यक्ति इशारों इशारों के माध्यम से कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि भरे भवन में आँखों ही आँखों में सब बातें कर लेते हैं, कभी रिझते हैं, कभी खींचते हैं, कभी एक दूसरे को देख कर के खिल जाते हैं, फिर लजा जाते हैं। तो एक सीधी सीधी व्याख्या कर लीजिए। इसके बाद जो है जब दूसरा पैराग्राफ आप लिखना शुरू करेंगे तो उसको विशेष अर्थ के रूप में इलेबोरेट करना शुरू करें कि ये जो नायिका और नायक हैं एक बहुत बड़े भवन में बैठे हैं, उसको तरह तरह के उदाहरण की किस तरीके से इसमें कवि ने जो है एक बहुत बड़े कैनवस पर जो है सारी चीज़ें उतारने की कोशिश की है, एक चित्र रच दिया है प्रेम के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। जब आपका ये पक्ष पूरा हो जाएगा तो आप जो है नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप जो है टिप्पणी शब्द का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पर विशेष लिखते हैं उसको आप काव्य सौंदर्यात्मक टिप्पणी शब्द का इस्तेमाल करें और उसके दो पक्ष बनते हैं हमेशा कविता के। एक तो कला पक्ष होता है और एक भाव पक्ष होता है। कला पक्ष में हम भाषा की बात करते हैं, छंद की बात करते हैं, अलंकार की बात करते हैं और जो है हम उसके गुणों की बात करते हैं। इसी तरीके से हम भाव पक्ष में आते हैं तो हम भाषा की हल्की फुल्की चर्चा करके रस की ज़्यादा चर्चा करते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है, कवि उस भाव पक्ष के माध्यम से जो है वो किन भावों की अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। तो भाव जो है मानसिक होते हैं और रस भी मानसिक है, तो रस की चर्चा जब करेंगे तो वो भाव पक्ष के अंतर्गत करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप लिखते समय। तो आपको विशेष की बजाय काव्य सौंदर्यात्मक टिप्पणी लिखनी है, एक कला पक्ष बनाना है, एक भाव पक्ष बनाना है। भाव पक्ष के अंतर्गत आपको रस रखने हैं, भाषा की कुछ चर्चा कर लेंगे या फिर कवि का जो संदेश है, जो अभिव्यक्ति है उसको समझेंगे। जैसे इसी दोहे को समझ लीजिए कि कहत नटत रिजत खिजत में आपको पता है कि प्रेम के सारे प्रसंगों की चर्चा है, तो इसमें जो है भाव और भाषा दोनों ही जो है कहिए कि सरल होंगे और अभिव्यक्ति जो है वो प्रेम की अभिव्यक्ति है,
रस की बात करें तो हम इसमें श्रृंगार रस पाते हैं। तो आप ये एक्सप्लेन कर दें कि प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण इन पंक्तियों में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। कवि ने जो है श्रृंगार रस के संयोग के विभिन्न पक्षों की चर्चा अपने इस पंक्ति में की है, और कवि ने जो है प्रेम का ताना बाना जो है और प्रेम की जितने कहिए कि चेष्टाएं हैं उनको इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इसी तरीके से आप जब भाव पक्ष से निकलेंगे और कला पक्ष की ओर जाएंगे तो कला पक्ष के बारे में लिखते हुए कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर चूँकि इसमें देखिएगा कि आप देखेंगे कहत नटत रिजत खिजत, तो आप देखेंगे कि ता की आवृत्ति जो है बहुत बार हो रही है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अलंकार इस कारण से है, आप ये स्पष्ट कर देंगे तो त वर्ण की बार बार आने के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और चूंकि शब्द के अंत में आ रहा है इसलिए इसको अंत्यानुप्रास भी कहते हैं। तो ये जब आप क्लियर कर देंगे तो जो है लेख जो आपका चेकर है, जो एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने वाला वो व्यक्ति जान जाएगा कि आपको पूरा ज्ञान है इस चीज़ का। इसी तरीके से हम बात करते हैं दोहे की बात करते हैं तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक होते हैं। मतलब छंद की बात कर रहे थे तो दोहा छंद है इसमें, और जो मात्राएं हैं दोनों पंक्तियों में बराबर होती हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि दोहा क्यों है तो बता देंगे कि इन मात्राओं के कारण, इतनी मात्राओं के कारण यहाँ पर दोहा छंद है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ऊपर रस की बात की थी हमने, तो रस जो है वो गुण की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर आपको देखें कि माधुर्य गुण है, मधुरता जो है वो विशेष पक्ष है। कवि ने मधुर और सरल भाषा में जो है चीज़ें कही हैं। तो माधुर्य गुण की बात कर लेते हैं। चूँकि वीर रस जहाँ होता है वहाँ पर खाली ओज गुण होता है। आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओज गुण वहाँ होगा जहाँ पर वीरता की चर्चा होगी, बाकी जगह पर प्रसाद और माधुर्य से आपका काम चल सकता है। तो ये कुछ बातें आप जहन में बिठा लीजिए कि भाषा की माधुरी, भाषा का सुबोध होना, भाषा का प्रांजल होना, भाषा का सरल होना, ये सब जो है प्रसाद और माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जिस तरीके के शब्दों का चयन होता है वहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि सरल शब्दों का ही चयन होता है, सॉफ्ट शब्दों का चयन होता है। तो ये बात आप एक्सप्लेनेशन में जाते समय ध्यान रखेंगे, और इस बात को ही ध्यान रखते हुए कविता की व्याख्या करेंगे। और अच्छे से एक व्याख्या लिख करके आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और एक अच्छा बेहतर उत्तर जो है आप परीक्षा में लिख पाएंगे अगर आप इस पैटर्न पर व्याख्या करते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले आपको कवि, कविता और कवि का परिचय और उसके कुछ रचनाओं का परिचय, फिर आप लिखिए व्याख्या से पहले प्रसंग लिख दीजिए, बता दीजिए कि नायक नायिका बैठे हैं और वहाँ पर जो है पूरे लोग बैठे हुए हैं उनके परिवार के, और उनके साथ बैठ कर के और वो जो हैं एक दूसरे को प्रेम में रिझा खिंचा रहे हैं, और उसी की व्याख्या नीचे दे दीजिए। और फिर उसके नीचे जो है शब्दगत व्याख्या के बाद जो है विशेष व्याख्या लिखिए, फिर सौंदर्यात्मक टिप्पणी लिखिए, नीचे 2 पक्ष बनाइए, कला पक्ष, भाव पक्ष, और फिर उसी आधार पर आप पूरी व्याख्या को कर लीजिए। अगर किसी कवि के और दोहे की आपको पंक्तियाँ याद हैं तो वो भी लिख दीजिए तुलना करके कि इस कवि की तुलना जो है इससे की जा सकती है, तो आपका क्वेश्चन का उत्तर जो है बेहतर बन सकता है। ये शैली आप किसी भी परीक्षा के स्तर पर अपना सकते हैं, तो आपको